नमस्कार। उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यूसर्क राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। धन्यवाद। चलिए आइए इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रश्नों का हल करें जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से और इस विषय को बेहतर समझने के लिए भी काफी जरूरी है। तो ये सारे प्रश्न जो हैं त्रिभुज और उसकी समरूपता पे ही आधारित हैं। तो पहला प्रश्न हमें यहाँ दिया गया है कि दिए गए त्रिभुज में एडी का मान 2 सेंटीमीटर है, बीडी का मान 3 सेंटीमीटर है, एई का मान 3.5 सेंटीमीटर है और एसी का मान 7 सेंटीमीटर है। क्या डीई बीसी से समांतर है? तो जैसे ही हमें यहाँ पे ये पूछा जाए कि डीई और बीसी आपस में समांतर हैं, तो ये हमें ये बता देता है कि हमें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करना होगा, और या फिर हम कह लें कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे हमसे ये कहा जा रहा है कि हमारे पास एक रेखा है जो कि इस त्रिभुज की 2 रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पे इस तरह से प्रतिच्छेद कर रही है, और प्रतिच्छेद करने वाली बिंदुओं पे अगर हम यहाँ पे अनुपात निकालें तो वो हो जाएगा एडी और डीबी, और दूसरी तरफ वो अनुपात हो जाएगा एई और ईसी। आइए एक बार हम इन अनुपातों का मान निकाल लेते हैं। तो एडी 2 सेंटीमीटर है और डीबी 3 सेंटीमीटर है, तो अनुपात 2/3 आ गया। एई 3.5 है और ईसी अगर आप देखें तो पूरी जो हमारे पास भुजा है 7 में से 3.5 को अगर हम घटा दें तो बचेगा, जो कि 3.5/3.5 हो गया, और जो कि 1 आ गया। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रतिच्छेद बिंदु पे जो यहाँ पे भुजाओं का बटन हो रहा था उस पे अगर हमने अनुपात निकाला तो वो बराबर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ अनुपात जो है 2/3 है, दूसरी तरफ 1 है, और क्योंकि अनुपात बराबर नहीं है इसका आशय ये हुआ कि डीई जो है वो बीसी के समांतर नहीं होगी। तो इसको हम लिख लेते हैं कि डीई जो है वो बीसी से समांतर नहीं होगी, और कारण ये है कि अगर ये समांतर होती तो फिर हमारे पास जो भी यहाँ पे दोनों तरफ अनुपात आ रहे थे वो बराबर होते। क्योंकि अनुपात बराबर नहीं आए इसलिए हम ये कह देंगे कि डीई जो है वो बीसी के समांतर नहीं होगी। और यहाँ पे जिस प्रमेय का हमने प्रयोग किया है वो है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय की विलोम प्रमेय। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दी गई आकृति में LMCB के समांतर है, तो इसको हम इस तरह से अंकित कर लेते हैं, तथा LNCD के समांतर है, तो फिर से इसको ऐसे अंकित कर लेते हैं। सिद्ध करिए कि AM और MB का अनुपात AN और ND का अनुपात के बराबर है। तो पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये आ जाती है कि देखिए AM और MB और AN और ND किसी एक त्रिभुज के तो भाग नहीं है। तो क्या हम ऐसा कोई इस आकृति का भाग दे सकते हैं जो कि इन दोनों ही जो त्रिभुज हैं उनमें उभयनिष्ठ हो? तो जी हाँ, ऐसा हमारे पास भाग है, वो है AL और AC वाली ये भुजा। तो चलिए आइए एक बार हम देखते हैं कि त्रिभुज ANL और त्रिभुज ADC में किस प्रकार की यहाँ पे हमको एक संबंध मिल रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे हमसे ये कहा गया है कि LN और CD जो है वो आपस में समांतर है, इसका आशय ये हुआ कि AN और ND का जो अनुपात है वो AL
और LC का अनुपात के बराबर होगा। कारण ये कि LN हमको समांतर बताई गई है CD से, और ऐसे में अगर हमारे पास अगर हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करें तो हमारे पास अगर दो रेखाएं जो कि एक रेखा और एक त्रिभुज की भुजा है, तो ये जो रेखा है जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है और वहां पे जो हमारे पास भाग बनते हैं उनके अनुपात बराबर हो जाते हैं। तो ये हमने कैसे लिखा? ये हमने लिखा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के प्रयोग से। आपको बहुत अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। प्रमेय बहुत ज्यादा प्रश्नों में प्रयोग में आती है, और इस प्रमेय में हम क्या करते हैं कि अगर हमें दिया गया है कि दो भुजाओं के बीच में समांतरता है इस तरीके से, तो वहां पे जो हमें अनुपात मिल रहे हैं प्रतिच्छेद बिंदु पे वो बराबर होंगे। और इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे दूसरा जो त्रिभुज का युग्म है जो कि ऊपर की तरफ हमें दिख रहा है AML और ABC, उस पे अगर हम ध्यान दें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी जो AM है और MB है उसका जो अनुपात होगा वो AL और LC के अनुपात के बराबर होगा। कारण ये कि ML दिया गया है जो कि समांतर है BC से, और ये फिर से आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से बराबर अनुपात आएंगे। अब अगर हम ऊपर माने हुए समीकरण को समीकरण A कह लें और दूसरे यहाँ पे समीकरण को समीकरण B कह लें, तो आप एक बात देख सकते हैं कि इन दोनों समीकरण का जो दायां तरफ वाला पद है वो बराबर है, और चूंकि दायां तरफ वाला जो पद है वो बराबर है तो हम ये कह सकते हैं A और B से हमें ये परिणाम मिलता है कि इनके दाएं तरफ वाले जो पद हैं वो भी बराबर होंगे। आशय ये है कि AN और ND का जो अनुपात है वो AM और MB के अनुपात के बराबर होगा, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हम कितनी आसानी से इस प्रश्न के हल पे आ गए, और हमें सिर्फ और सिर्फ दो चरण यहाँ पे करने पड़े आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय का प्रयोग करके, कि यदि अगर हमारे पास एक त्रिभुज में इस तरीके की स्थिति है जहां पे एक रेखा त्रिभुज की एक भुजा के समांतर है, तो वो रेखा जहां पे बाकी दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करेगी वहां पे जो भी हमारे पास भाग बन रहे हैं उन भुजाओं के उनका अनुपात जो है वो हमेशा ही बराबर रहेगा। चलिए आइए एक और प्रश्न देख लेते हैं। दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो परिमाप का आशय आपको पता ही है, परिमाप मतलब पेरीमीटर, और या फिर हम कह लें कि उसकी जो भी परिधि है, परिधि या फिर हम कह लें कि जो भी उसकी बाउंड्री है उसका जो योगफल है, यानी उसकी जो भी हमारे पास यहाँ पे भुजाएं हैं उनका अगर हम योगफल करेंगे तो हमारे पास परिमाप आ जाएगा। और यहाँ पे बताया गया है कि एक बड़ा हमारे पास त्रिभुज है जो कि मैंने यहाँ पे ABC से दर्शाया, और उसका परिमाप, तो परिमाप अगर हम त्रिभुज ABC का लें तो वो हमें दिया गया है 25, और जो हमें परिमाप त्रिभुज DEF का दिया गया है वो है 15, और दोनों ही जो हैं वो सेंटीमीटर में दिए गए। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा 9 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने समरूपता भी इसी प्रकार से मानी है कि A और D जो हैं वो संगत कोण हैं, B और E जो हैं वो संगत कोण हैं, और C और F जो हैं वो संगत कोण हैं। और इस प्रकार से मैं ये कह सकती हूँ हमारे पास जो ये N है उसकी संगत कोण DE ही हो जाएगी। तो अब हमारे पास जो प्रश्न है वो परिवर्तित होके ये हो गया कि अगर हमें AB और DE का अनुपात पता चल जाए तो AB का मान हमें 9 पता है और DE का जो असल माप है वो हम निकाल लेंगे। अब एक बार ये देखते हैं कि परिमाप जो हमको दिए गए हैं इनका हम किस प्रकार प्रयोग करके दो संगत भुजाओं के
जो अनुपात है उसको निकाल सकते हैं। तो अगर हम परिमाप की बात की जाए तो परिमाप एबीसी का क्या आशय हुआ? तो परिमाप अगर हम त्रिभुज एबीसी का कह रहे हैं तो ये इसकी जो भी भुजाएं हैं उसका योगफल होगा, और एबीसी की जो भुजाएं हैं वो क्या है? AB, और दूसरी भुजा हो गई BC, और तीसरी भुजा हो गई CA। और जो हमारे पास त्रिभुज DEF है, अगर हम उसके परिमाप की बात करें तो वो हो जाएगा DE और EF और FD। और एक बात आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं AB और DE को जो है संगत भुजा कह करके, जो कि यहाँ पे सिद्ध भी हुआ, उसका जो यहाँ पे अनुपात है उसको कोई एक वास्तविक संख्या k कह लूं, तो मुझे यहाँ से ये पता चल जाएगा कि AB का जो मान है वो k का गुणनफल DE करके हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से बाकी दोनों संगत भुजाओं के युग्म के लिए भी हम ये लिख सकते हैं कि बड़े वाले त्रिभुज AC में अगर हम देखें तो k का गुणनफल हमें किससे करना पड़ेगा? इसकी संगत भुजा DF से। और अगर हम BC की बात करें तो इसके लिए हमें k का गुणनफल करना पड़ेगा इसकी संगत भुजा EF से, या फिर हम कह लें संगत भुजाओं के अनुपात k के बराबर हैं, और ये तीनों युग्म हमारे पास आ रहे हैं। अब आप ऐसा करिए कि यहाँ पे जो आपने AB, BC और CA लिखा है इसकी जगह पे ये मान रख दीजिए। तो AB की जगह पे हम लिख देंगे k और DE का गुणनफल, BC की जगह पे हम रख देंगे k और EF का गुणनफल, तो यहाँ पे आ गया EF। और फिर आखिरी में CA की जगह पे हम रख देंगे k और DF का गुणनफल। और अगर हम यहाँ से k को उभयनिष्ठ निकाल लें तो ये हो जाएगा DE और ये हो जाएगा EF, और आखिरी में आ जाएगा DF। और यहाँ पे हमारे पास, हम इसको इसी प्रकार से रहने देते हैं। एक बार हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों परिमापों का जो है अनुपात ले लेते हैं। तो परिमाप ट्राइंगल ABC का अगर हम अनुपात लें परिमाप त्रिभुज DEF से, तो देखिए वो क्या आएगा। यहाँ पे तो आ गया ये k, और साथ में हमारे पास गुणनफल था DE, EF और DF के योगफल का, और यहाँ पे हमारे पास जो इसका मान है वो DE और EF और FD के योगफल के ही बराबर है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो हमारे पास पद आ रहा है ये समान पद है, और जब हम अनुपात लेंगे तो ये आपस में कट जाएगा। तो इसका ये आशय हुआ कि जो भी हमारे पास परिमाप है उसका भी अनुपात k के ही बराबर आता है, जो कि हमारे पास भुजाओं के अनुपात के बराबर था। तो इसका आशय ये हुआ कि k का मान हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें परिमाप यहाँ पे दिए गए हैं, और k का मान हो जाएगा 25/15, जो कि है 5/3। और अब हम इसको बराबर किसके कर दें? AB और DE के अनुपात के, और AB और DE का जो मान है वो है 9/DE। तो आइए 5/3 को 9/DE यहाँ पे लिख देते हैं, और अगर हम वज्र गुणन करेंगे यहाँ पे तो 5 गुना DE बराबर 9 गुना 3 हो जाएगा, और दोनों तरफ अगर हम 5 से भाग दे दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास DE का मान आ जाएगा 27/5, और जो कि है 5.4 सेंटीमीटर। तो ये प्रश्न बहुत ही रोचक प्रश्न था। पहली बात तो हमें एक अच्छी जानकारी यहाँ पे हुई कि अगर आपके पास दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके परिमाप का जो भी अनुपात है वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर ही होगा। तो एक काफी अच्छा परिणाम, एक टिप्पणी हमें यहाँ पे मिली। और दूसरी बात ये कि हम किस तरह से उसका प्रयोग करके यहाँ पे एक जो भुजा जो हमें ज्ञात नहीं थी उसका हमने मान निकाल लिया। चलिए आइए और प्रश्नों को यहाँ पे देखें। और अगला प्रश्न जो हमें दिया गया है वो ये कि एक समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का आशय आप समझते हैं कि जिसकी सारी भुजाएं जो हैं वो बराबर हों, जिसको इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल भी कहते हैं। और यहाँ पे इस त्रिभुज का नाम हमें दिया गया है ABC। तो आइए मैं यहाँ पे इसको बना लेती हूँ। और आपको एक बात और जान करके अच्छा लगेगा, और शायद इस बात को आपको पता भी होगा कि अगर हम एक समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं तो उसके सारे कोणों का मान कितना होता है?
तो क्योंकि समबाहु त्रिभुज है एबीसी, तो इसके सारी भुजाएं भी बराबर होंगी और इसके सारे कोण भी आपस में बराबर होंगे, और सारे कोणों का योगफल क्योंकि 180 होता है, तो इसके सारे ही जो कोण हैं उनका मान 60 डिग्री होगा। तो ये मैंने सिर्फ अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे लिख दिया, इस बात को देखते हुए कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी के क्या गुणधर्म होंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है डी, जो कि एक बिंदु है बीसी पर, इस तरह से कि बीडी जो है वो बीसी का 1/3 हिस्सा है। तो चलिए आइए यहाँ पे मैं कहीं पे इस डी को मार्क कर दूं, और इस तरह से कि जो बीडी है वो बीसी का 1/3 हिस्सा है। तो एक बार इसको फिर से लिख लेते हैं कि बीडी जो है वो बीसी का 1/3 हिस्सा ही है। तो अगर हम इनके बीच का अनुपात निकालेंगे तो अनुपात आ जाएगा 1 और 2, क्योंकि टोटल जो है वो 3 हिस्से हैं, जिसमें से एक हिस्सा बीडी है, बाकी 2 हिस्से जो हैं वो सीडी हो गए। हमें ये सिद्ध करना है कि 9 का गुणनफल AD² से, तो 9 का गुणनफल AD² से बराबर है 7 का गुणनफल AB² से। तो यहाँ पे हमारे पास AD² तो ये आ गया, और AB² जो है वो यहां से मिलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको काफी एक रोचक बात बताना चाहती हूँ कि देखिए, जो हमने 60 डिग्री यहाँ पे माना था उसका तो ज्यादा यहाँ पे उपयोग नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम जो ये प्रश्न हल करने का प्रयास कर रहे हैं ये कर रहे हैं त्रिभुज की मदद से। अगर हम त्रिकोणमिति की ओर जाएं तो शायद हो जाए, मगर वो हमें यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि हमें त्रिभुज के ही जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट है उसको इस्तेमाल करना है। तो आइए हम सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान केंद्रित करें अब भुजाओं की माप पे, और प्रश्न को देख के हम ये यहाँ पे समझ जाते हैं कि यहाँ पे जो ये हमें प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे भुजाओं की माप का वर्ग जो है वो संकेत किया गया है। तो क्योंकि हमारे पास भुजाओं के मान के वर्ग की बात की जा रही है, तो ये हमें संकेत कर देती है कौन सी प्रमेय का इस्तेमाल करने के लिए। वो प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करने के लिए हमें कौन सा त्रिभुज चाहिए, समकोण त्रिभुज चाहिए। और समकोण त्रिभुज का आशय ये हुआ कि मैं एक लंब यहाँ पे ए से BC पे गिरा लेती हूँ एक बिंदु E पे, और जैसे ही मैंने ये कार्य किया आपको 2 समकोण त्रिभुज मिल गए, जो कि हो गए त्रिभुज ADE और दूसरा त्रिभुज हो गया ABE। अब यहाँ पे इस बात को मुझे ऐसा लग रहा है कि समझ पाएंगे कि ADE और ABE जो है वो 2 समकोण त्रिभुज है। अब इन दोनों समकोण त्रिभुज की जो हमारे पास कर्ण भुजाएं हैं उसका वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के मान के बराबर होगा। तो ADE में बात करें तो हमारे पास AD जो है वो हो जाएगी कर्ण भुजा, क्योंकि वो इस समकोण के सम्मुख है, और उसका वर्ग जो है वो बाकी दोनों भुजाएं यानी कि DE और AE के वर्ग के बराबर होगा। और इसी प्रकार अगर हम ABE की बात करें तो यहाँ पे जो कर्ण भुजा है AB, इसका वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। तो यहां से हमें 2 समीकरण मिल गए, जहां पे हमें अच्छी बात ये थी कि वर्ग वाले पद मिल रहे हैं, और AD वाला पद भी मिला और AB वाला पद भी मिला। और अब हमें करना क्या है कि हमें जो यहाँ पे अतिरिक्त पद हैं DE और AE और BE और AE, इनको यहाँ से हटाने का प्रयास करना है। अब देखिए यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि ये जो त्रिभुज है वो एक समबाहु त्रिभुज है, तो जो भी हमारे पास यहाँ पे BC है या फिर BE है या फिर AE है, उसको हम किसी ना किसी रूप से बाकी भुजाओं के रूप में लिख सकते हैं। और क्योंकि AD और AB जो हमें यहाँ पे सिद्धिकरण दिया गया है उसमें AB जो है वो समबाहु त्रिभुज की एक भुजा है, तो आइए ऐसा करते हैं कि जो भी हमारे पास ये DE है, या फिर हम कह लें कि AE है, या फिर हमारे पास जो BE है, इसको हम AB के पदों में लिखें। तो अगर हम DE का मान देखें तो DE जो है वो क्या है, तो DE का अगर आप मान देखें तो DE है हमारे पास BE में से अगर हम BD को घटा दें, और BE हमारे पास क्या है,
क्योंकि हमें मालूम है कि एक समबाहु त्रिभुज में जो भी हमारे पास लंब होता है वही हमारे पास मध्यक भी होता है, और इसलिए जो बीई है उसका मान जो बीसी है उसके आधे के बराबर हो जाएगा, और बीडी का मान तो बीसी का 1/3 हमको दिया ही गया था। और इसको अगर हम हल करेंगे तो एलसीएम लेके 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, जिसको हम हल करेंगे तो 1/6 बीसी आएगा। और क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो 1/6 बीसी लिखने की जगह मैं 1/6 AB लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे डीई का मान कितना मिल गया, 1/6 AB। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे वर्क करना है तो मैंने इस तरह से लिख दिया। तो मैं आपको फिर से चरण बताती हूँ क्या है कि मैंने सबसे पहले एक मध्यक या फिर एक लंब कह लें कि समबाहु त्रिभुज में बनाया, उससे मुझे 2 समकोण त्रिभुज मिल गए। समकोण त्रिभुज इसलिए मैंने लिए क्योंकि मेरे पास जो प्रश्न में सिद्धिकरण देने को कहा गया था उसमें मेरे पास वर्ग वाले पद मौजूद थे। अब मुझे क्या करना है कि सारे जो पद हैं वो दिए गए सिद्धिकरण वाले पदों के ही रूप में आ जाएं, इसलिए जो अतिरिक्त पद हैं उनका भी रूप मैं यहाँ पे बदलने का प्रयास कर रही हूँ। तो अगर मैं एई का मान देखूं तो एई का मान क्या आप निकाल सकते हैं बाकी दोनों भुजाओं, या फिर मैं कह लूं कि एबी के पद में। तो आइए अब इसका प्रयास करें। तो एई अगर आप देखें तो वो एक ऐसी भुजा है जिसका जो आपके पास वर्ग है वो ए बी भुजा के वर्ग और बीई भुजा के वर्ग के अंतर के बराबर होगा। ये बात मैंने पाइथागोरस प्रमेय से ही लिखी। अब बीई जो आपके पास भुजा है वो आपको पता है कि बीसी की आधी है, या फिर आप कह लें कि एबी की भी आधी है। तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा, और अगर हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास AB² - AB² / 4, और जो कि हमारे पास आ जाएगा 3/4 AB²। तो यहाँ तो अच्छी बात यह है कि हमको सीधे ये पद जो है वो वर्ग के ही मान के लिए मिल गया। और आइए अब हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं 3/4 AB²। तो कितने आराम से हमें यहाँ पे AD² का जो मान है वो किसके बराबर मिल गया, और इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो ये आ गया AB² / 36, और ये आ गया AB² और इसका गुणनफल 3/4 से। 36 और 4 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 36 आ जाएगा, और ये आ जाएगा AB² और ये आ जाएगा 9 से 3 का गुणनफल करके 27 AB²। और यहाँ पे 27 और 1 मिलके 28 AB² आ गया, और यहाँ पे हमारे पास ये 36 आ गया। और इस 36 को अगर हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, या फिर कह लें कि इस पूरे समीकरण में अगर हम 36 का गुणनफल कर दें तो 36 AD² हमारे पास आ जाएगा 28 AB²। और जी हाँ, हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि 36 और 28 में उभयनिष्ठ जो है वो 4 है, तो इसको अगर हम करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, और इसको अगर हम करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया कि 9 AD² = 7 AB² के, जो कि हमें सिद्ध करना था। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे जो ये दूसरे त्रिभुज के लिए ये आशय लिखा, इसका क्या मतलब था। तो देखिए, मैंने इसका प्रयोग किया है, और इसका प्रयोग जो मैंने किया है उसका उल्लेख यहाँ पे है कि इसी प्रकार तो AE² का जो मान है वो AB² - BE² हो गया, और फिर हमने इसका हल करके जो भी AE² का हमारे पास मान आया उसको हमने यहाँ पे लिख करके सिद्ध कर दिया। तो चलिए आइए एक और प्रश्न देखते हैं। यदि समलंब का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो समलंब एक कैसा चतुर्भुज है? एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी 2 जो भुजाएं हैं वो आपस में समांतर हैं। बाकी दोनों भुजाओं के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया, तो 2 भुजाओं को हम यहाँ पे समांतर कर लेते हैं। और यहाँ पे समलंब के विकर्ण की बात की जा रही है, तो विकर्ण यानी इस तरीके की जो रेखाएं यहाँ पे होती हैं इनको हम विकर्ण कहते हैं। और अब प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास एक समलंब है जिसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो सिद्ध करिए कि एक समांतर भुजा दूसरी भुजा को 3 गुना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो हमें ये तो कहा नहीं गया कि सिर्फ एक ही विकर्ण ऐसा कह रहा है, तो इसका आशय हुआ कि दूसरे विकर्ण में भी जो हमारे पास अनुपात है वो 1 और 3 का ही है।
तो यदि अगर हम त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD पे ध्यान दें तो हम यहाँ पे शायद किसी तरीके से समरूपता को स्थापित कर सकते हैं। और वो देखिए कैसे, कि हमें प्रश्न में ही दिया गया है कि AO और OC का जो भी हमारे पास अनुपात है वो BO और OD के अनुपात के बराबर है। तो हमें यहाँ पे S और S दो अनुपात मिल गए, और इन दोनों ही जो हमारे पास यहाँ पे अनुपात वाली जो संगत भुजाएं हैं उनके बीच का जो हमारे पास कोण है वो भी बराबर हो जाएगा। और कोण क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों ही लंबवत विपरीत कोण हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोण AOB बराबर हो जाएगा कोण COD के, क्योंकि ये दोनों ही कैसे कोण हैं? लंबवत विपरीत कोण, जिसको इंग्लिश में हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी कहते हैं। और ये कब बनते हैं? जब हमारे पास दो रेखाएं ऐसी हों जो कि किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, तो ये जो विपरीत कोण है इनका जो मान है वो बराबर हो जाता है। और इससे हमें क्या मिल गया कि हमारे पास जो SAS वाली कसौटी थी वो यहाँ पे यथार्थ हो रही है इन दोनों ही त्रिभुजों के लिए। और इसके लिए जो हमारे पास सारी जो संगत भुजाएं हैं उनके अनुमान भी बराबर हो जाएंगे, अनुपात भी बराबर हो जाएंगे। तो दो भुजाओं के अनुपात तो दिए गए थे, और AB और CD जो कि हमारे पास इस समलंब की भुजाएं हैं उनका भी अनुपात इन्हीं के बराबर हो जाएगा। तो वो AO और OC, या फिर आप कह लें कि OB और OD के अनुपात के बराबर होगा, जो कि 1/3 ही है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास विकर्ण का अनुपात दिया गया है 1/3, तो जो हमारे पास भुजाएं हैं उनका भी अनुपात 1/3 ही होगा, जो कि हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। चलिए आइए एक और प्रश्न देख लेते हैं त्रिभुज की समरूपता पे आधारित। दी गई आकृति में ABC त्रिभुज और DEF त्रिभुज समरूप हैं। यदि BC का मान 3 सेंटीमीटर है, EF का मान 4 सेंटीमीटर है और ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्योंकि यहाँ पे हमें ABC और DEF समरूप बताए गए हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि A के लिए जो संगत कोण है वो D है, B के लिए जो संगत कोण है वो E है, और C के लिए जो संगत कोण है वो F है। और इसी प्रकार हमारे पास जो BC है उसके लिए संगत भुजा EF हो जाएगी, और जो भी हमारे पास यहाँ पे जो त्रिभुज है उनका जो भी हमारे पास क्षेत्रफल होगा वो इन संगत भुजाओं के अनुपात के किसके बराबर होगा? वर्ग के बराबर होगा। तो हम BC और EF के अनुपात का अगर वर्ग ले लें तो वो इन क्षेत्रफलों के जो अनुपात है उसके बराबर होगा। और BC का मान हमको दिया गया है 3, EF का मान हमें दिया गया है 4। अगर हम इसका वर्ग ले लें तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे ABC का क्षेत्रफल जो कि 54 दिया गया है उसके, और जो कि हमारे पास यहाँ पे ज्ञात नहीं है DEF का क्षेत्रफल उसके अनुपात के बराबर। तो 3 का पूर्ण वर्ग हो गया 9, 4 का वर्ग हो गया 16, और ये बराबर आ गया 54 बटे हमें क्षेत्रफल जो निकालना है DEF त्रिभुज का। आइए ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम वज्र गुणन कर लें, और 9 को अगर हम गुणा कर लें DEF के क्षेत्रफल से, तो यहाँ पे हमें 54 से गुणा होता मिल जाएगा 16। अगर हम पूरे ही समीकरण में 9 से विभाजित कर दें तो हमें DEF का जो क्षेत्रफल है वो मिल जाएगा 54 गुना 16 बटे 9 से, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 16 को अगर हम 6 से गुणनफल करेंगे तो 96 आ जाएगा। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो हमसे पूछा गया था कि इस वाले जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कितना है, वो आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से मैंने आपको जितने भी तरीके के यहाँ पे प्रश्न बनते थे वो सारे बताए। आप इनका हल कर सकते हैं, और मुझे आशा है कि मैंने यहाँ पे आपको जो भी बातें बताई आपको अच्छे से समझ आई होंगी।